कला को सियासत के अंदर हिस्सा तो ज़रूर लेना चाहिए। जब मुल्की लेवल पे ले सकते हैं तो अपने बार एसोसिएशन में भी लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर एसोसिएशन को राइट्स देता है कि वो अपनी एसोसिएशन बनाए और उस पर अमल दरामद करें। इसी तरह वुकला के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, उनका पूरा का मैकेनिज्म है। सर से जानने की ये कोशिश करेंगे कि सर वुकला को बार सियासत में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, और क्या वुकला वाकई बार जो है वो वुकला की नुमाइंदगी करती है, या जो कि करोड़ों रुपए के जो खर्चों का ट्रेंड चला हुआ है ये ठीक है या नहीं, और कब तक ये है? देखिए, वुकला को सियासत के अंदर हिस्सा तो ज़रूर लेना चाहिए। जब मुल्की लेवल पे ले सकते हैं तो अपने बार एसोसिएशन में भी लेना चाहिए। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी तारीखी तौर पे बताना चाह रहा हूँ ये बातें। एक वक्त था कि जितने बड़े लॉयर्स थे वो सब के सब लॉ स्कूल्स के अंदर पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर्स होते थे और वही हमारे नुमाइंदे भी होते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और वो मोस्टली वोट मांगते भी नहीं थे, लोग खुद ही उनको ओबलाइज करते थे और मेरे बार का स्टैंडर्ड बहुत ऊँचा होता था। अब दो तरह की वुकला की बॉडीज़ हैं। एक है बार काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, हमारी प्रोविंशियल बार है तमाम के तमाम सूबे में और इस्लामाबाद की एक बार है। एक हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होके आते हैं, उसके 21 नुमाइंदे जो है उनको बार काउंसिल इलेक्ट करनी है। अब 5 साल के लिए वो जो बॉडीज आती हैं वो सबसे पावरफुल बॉडीज इसलिए है कि नए वकील को लाइसेंस देना, उसको मिसकंडक्ट के बारे में उसके कोई एक्शन लेना, उसकी फलाह के बारे में कुछ सोचना और बाकी बार एसोसिएशंस को कंट्रोल करना, ये उनका काम है। अच्छा, उनमें बतदरीज हमारी लीडरशिप जो है ओवरऑल ही बार काउंसिल में भी और बार एसोसिएशन में भी नीचे चलेगी। आपने दुरुस्त कहा कि राइट टू फार्म एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट, वो हमारी है। एसोसिएशन जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार है, डिस्ट्रिक्ट बार है, तहसील बार है, ये इनकी जो है ना 1 साल का पीरियड होता है। अब ओवरऑल जब नुमाइंदे इस तरह के आएंगे कि जो वकला है वो खाना खाकर वोट देते हैं या जो क्लियरेंस करा दे वो वोट देते हैं, या कोई आपको ट्रैवलिंग के पैसे देगा और लवाजमात पूरे करेगा तो वो जीतेगा, आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार का सिर्फ 1 साल का जो इलेक्शन का कैंडिडेट होता है उसका खर्चा लगभग कोई 4-5 करोड़ रुपए है। इवन लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट बार है इसके अंदर सदर मुंतखब होने के लिए 4-5 करोड़ रुपए लग जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर 5-6 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अब जो बंदा इतने पैसे दे के इलेक्ट होता है, और पाकिस्तान बार काउंसिल का उसके बारे में अभी बहुत ये बातें आई हैं क्योंकि प्रोविंशियल बार्स के वोट लेते हैं, तो वहाँ पे ऐसे नुमाइंदे भी हैं कि जिन्होंने 18-20 करोड़ रुपया खर्च करके 5 साल के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल में हमारी नुमाइंदगी की है। तो जब हम ऐसे लीडर मुंतखब कर रहे हैं, मेरा लीडर ऐसा होना चाहिए जो मुझसे लायक हो या कम से कम मेरे जैसा हो। तो अगर मैं इस बुनियाद की बजाय वोट देता हूँ कि जिसने मुझे खाना खिलाया, या बरादरी की बुनियाद पे वोट देता हूँ, और इलेक्शन भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े इश्तिहारात नहीं लगा सकते, और एक पीरियड है, क्या सारा साल इलेक्शन ही होते रहेंगे? ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। और नए जो वकला आने वाले हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग और उनका वक्त ज़ाया करते हैं बजाय उनको काम करने के। तो मैं नए वकला को ये कहूँगा कि किसी के नरगे में आके, या बाद लोग का तो वो कहते नहीं आपको महीने के इतने पैसे देंगे आप जाके मेरी कंपेन करें, ये बिल्कुल बुरी बात है। मेरा ख्याल है कैंपेन का जो है ना पीरियड बड़ा महदूद होना चाहिए, और आप उसके बिल्कुल प्रोजेक्शन मीटिंग वगैरह करवाए इलेक्शन बोर्ड, और खाने इलेक्शन वाले दिन एक खाना जो है वो भी सबका मिलके एक मुनासिब खाना हो जाए। और अब ये जो वोटिंग ऑनलाइन का सिलसिला आ गया, कंप्यूटराइज हो गया, हमारे बायोमेट्रिक्स ले लिए, तो जैसे लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन है तो उन लोगों को किसी दूसरे शहर से यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे अगर हमारे जो ज़िले हैं उनके अंदर भी जो है हम वोटिंग वहाँ पे करवा लें कंप्यूटर से, तो मेरे ख्याल है बहुत सारा खर्चा इससे भी कम हो जाएगा। तो मैं तो आपको ये कहूँगा अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 5 बरस के लिए हम बार काउंसिल्स जो है ना वो मंतखब करने जा रहे हैं। तो उस वक्त आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का मामला है। अगर हम अच्छे लोगों को वहाँ पे इलेक्ट करके नहीं लाएंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी जग अनसाई होती है। हमें लोग कहते हैं ज़्यादातर जी वकला का टाइम हड़तालों के अंदर गुजरता है। बाज़ अब की एक टर्म बड़ी बुरी है, मेरे ऊपर तो वो बड़ा दाग है, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं मोस्ट ऑनरेबल प्रोफेशन में हूँ। तो अभी हमारे साथ को मीडिया भी बड़ी ज़्यादती करता है, वो ये कहते हैं कि जी वकला गर्दी। तो देखिए, मेरा वो प्रोफेशन है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े लोगों की बात है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो एक वकील थे, अल्लामा इकबाल एक वकील थे, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द ऑल हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एक लॉयर थे, और दुनिया भर में
जितने बड़े लोग पैदा हुए उनमें से 60% लोग सिर्फ वकील हुए। तो इतने अजीम प्रोफेशन से जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, उसको इस तरह चंद काली भेड़ों की वजह से आप पूरे के पूरे प्रोफेशन को मलाइन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन लोगों से तो हम भी तंग हैं और हमें उन्हें डिसिप्लिन करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दूसरे तबकात को कि आइलैंड सोसाइटी में कहीं नहीं होते, ओवरऑल डिटीरियरेशन है। सबके सब डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, सबके सब वकील अच्छे नहीं हैं, सबके सब सिविल सर्वेंट अच्छे नहीं हैं, सबके सब पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं, सबके सब आर्मी वाले अच्छे नहीं हैं, सबके सब जजेस अच्छे नहीं हैं। तो आप आप डायरेक्ट करते हैं कि सिर्फ वकला के अंदर सारी बुराई है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये इससे हम लोग डिसहार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली की, मेरे मिलने वालों की, मेरे माशरे की, इन सब की बड़ी कंसर्न है सीरियसली कि हम सारे के सारों को आपने मलाइन कर दिया, हमें इसके लिए आपने बहुत बेइज्जती कर दी। और दूसरी बात है कि वन साइडेड स्टोरीज कभी ठीक नहीं होती। देयर इज ऑलवेज थ्री थिंग्स, माई स्टोरी, योर स्टोरी एंड ट्रू स्टोरी, और ट्रू स्टोरी लाइज समवेयर एल्स। तो हमें सबको मिलके सोचना चाहिए कि एज ए नेशन हमारी गलती ये है कि हमने अपने यंगस्टर्स की एक तो तरबियत सही नहीं की, दूसरा उनको मौके दुरुस्त नहीं दे रहे। पैसे की तकसीम बिल्कुल मुनसिफाना नहीं है तमाम तबकात में। बेशक बड़े डॉक्टर हैं तो वो यंग डॉक्टर के साथ उस तरह से अपनी प्रॉस्पेरिटी और इल्म शेयर नहीं कर रहे, और सीनियर लॉयर्स जो है वो भी अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना जो इल्म है ये दोनों शेयर नहीं करते। मेरा ख्याल है आप बार काउंसिल्स का ये मौका आ गया, दुनिया भर के अंदर जो है वो बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, वो 150-150 200 साल से चैम्बर चल रहे हैं जहाँ पर मेरिट पे लोग भर्ती होते हैं और तरक्की करके कल उसके वो पार्टनर भी बन सकते हैं। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे रूल्स हाई कोर्ट के ये कहते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस के अंदर 2 वकला को हायर करना ज़रूरी है। तो जब सीनियर वकील कोई फी लेता है तो वो जायज़ सी फीस यंगस्टर को भी मिलेगी और यंग लॉयर को भी मिलेगी। और रूल ये होना चाहिए कि अगर सीनियर नहीं है तो वो जो यंग आदमी है वो आर्ग्यू भी करेगा, इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, उसे एक्सपोजर भी मिलेगा। तो हमारा आपस में डायलॉग रुक गया है। हमारे बार काउंसिल्स के अंदर एक ये बात थी कि आप जाएं तो इल्म की बातें होती थी एक दूसरे से, तो एक नफरत का एलिमेंट है या ये समझ लें कि एक फासला है। तो सीनियर जो है उसने ये 2 काम नहीं किए कि तरबियत बेहतर करना, प्रॉस्पेरिटी शेयर करना और इल्म शेयर करना। और जो नौजवान हैं उनके जहन में भी ये बात है कि ओवरनाइट सब कुछ मिल जाए। कहते हैं वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट टू द टॉप, यू हैव टू वर्क योर वे अप। तो उनको भी बड़ों की ताज़ीम करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो इल्म है, अगर मेरे से वकील होने के बारे में पूछे तो वकालत जो है ये किताबों से पता नहीं चलती, ये बुजुर्गों की खिदमत करने से पता चलती है। तो हमें एक मिसाल बनना है। और इस वक्त हमारे पे एक भारी वक्त है, लेकिन मैं आपको एक प्रेडिक्ट करता हूँ कि वकला ही इंशाल्लाह इस कौम को इस मुश्किल दुराहे से बाहर लेके जाएंगे, बिकॉज वी आर द लीडर्स। और हमने इसको ठीक करना है। हम जिस जगह पे बैठे हैं हमने एक मिसाल बनना है इंशाल्लाह। और नौजवानों को दिल इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान में जितनी तादाद अब वकला की है उसके मुकाबले में अगर पॉपुलेशन की आप रेशो देखें तो वकील तो बहुत कम है। आप देखेंगे हाफ के कुक्ड और हाफ बेक्ड लॉयर्स और जजेस अब नहीं चलेंगे। आप जदीद चीज़ें सीखें। और अगर पैसे की तकसीम मुनसिफाना हो जाए, ये जो लोग करोड़ों रुपए फ़ी ले रहे हैं, भाई ये करोड़ों रुपए फ़ी नहीं होती, ये तो किसी और चीज़ के पैसे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉयर्स मूवमेंट थी हमारी, जिसके अंदर हम सब जेल भी गए और मार भी खाते रहे, उसका नतीजा ये निकला कि कुछ लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बाकी लोगों को आपने यूज़ कर लिया और उनको आपने इन दी कोल्ड छोड़ दिया। और एक इसका असर ये भी हुआ है कि आपने जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे नहीं की। अच्छे जजेस हैं लेकिन बहुत कम। तो ये सोचना चाहिए कि 175A आर्टिकल आने के बाद जजेस ने जज लगाने शुरू किए तो ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि सिर्फ जजों के बेटे जज बनते हैं या ख़ास चैम्बर के लोग जज बनते हैं। तो उधर भी बहुत एक डिटेरियरेशन है और उसी से ये सारे का सारा नतीजा जो है वो निकल रहा है कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि आप मेरिट पे लोगों को लेके आए। और फिर एक पैशनेट हियरिंग नहीं मिलती। ख़ास चेहरे वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह से बात सुनते हैं। क्यों जज साहबान ये बात करें कि अगर एक बार का ओहदेदार है उसको ही आप इंगेज करते हैं, वो भले कैसा भी है,
उसकी आप बात सुनते हैं, उसको रिलीफ देते हैं, वो भारी भारी कम फील लेते हैं। और एक आम आदमी जिसका मेरिट पे केस बनता है, अगर उसको भी आप नहीं देते तो उससे लोग डिस्करेज होते हैं। तो जज साहबान को भी ये सोचना चाहिए कि वो ओहदेदारान को और चेहरे देख के इंसाफ ना दें, बल्कि लोगों की बात सुने, क्योंकि वकील जिंदा रहता है, ओहदेदार कभी जिंदा नहीं रहता।